भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की हमारी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम कानूनी दुनिया के दो बहुत ही दिलचस्प सेफ्टी वॉल्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेफ्टी वॉल्व। हाँ, एक वो जब सिस्टम को खुद लगता है कि उसे मदद की जरूरत है, और दूसरा वो जब एक सीनियर सिस्टम अपने जूनियर की निगरानी करके गलतियों को सुधारता है। ये बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझाने का। हम बात कर रहे हैं निर्देश और पुनरीक्षण की, मतलब रेफरेंस एंड रिवीजन। बिल्कुल। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि निर्देश वो स्थिति है जब क्लास में बैठा एक होनहार छात्र किसी सवाल पर अटक जाता है और हाथ उठाकर प्रोफेसर से मार्गदर्शन मांगता है। और पुनरीक्षण वो है जब प्रोफेसर खुद छात्रों की कॉपियां जांचते हैं, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही से किया गया है या नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ ये बताने की नहीं होगी कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये समझने की होगी कि कानून ऐसा क्यों कहता है, इन नियमों के पीछे की सोच क्या है। जी, तो चलिए कानून के इस क्लासरूम में पहली बेंच पर बैठते हैं और समझते हैं इन दो बहुत जरूरी प्रक्रियाओं को। तो शुरुआत करते हैं निर्देश से, मतलब जब निचली अदालत खुद हाथ उठाकर मदद मांगती है। ऐसी कौन सी खास परिस्थिति है जहां एक जज को अपना मामला रोककर हाईकोर्ट से पूछना पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं दुर्लभ स्थिति में होता है। सोचिए, एक निचली अदालत में कोई केस चल रहा है और उस केस का फैसला एक खास कानून या किसी सरकारी नियम पर टिका हुआ है। अब सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का वकील कहता है कि जनाब, ये कानून ही असंवैधानिक है। अच्छा, मतलब वो पूरे कानून की वैधता पर ही सवाल उठा देते हैं। बिल्कुल। और निचली अदालत के जज को भी लगता है कि हाँ, वकील की बात में दम है, ये कानून शायद सच में गलत है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? निचली अदालत के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं होती। ये अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसी स्थिति में वो निचली अदालत एक तरह से पॉज बटन दबा देती है। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस हुआ, ताकि देश में हर अदालत अपने अपने हिसाब से कानूनों को रद्द ना करने लगे। उससे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने एकदम सही पकड़ा। कानूनी स्थिरता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो निचली अदालत उस कानूनी सवाल को अपनी राय और उसके कारणों के साथ एक चिट्ठी में लिखकर हाई कोर्ट को भेज देती है। अच्छा। इसी प्रक्रिया को निर्देश या रेफरेंस कहते हैं, और तब तक के लिए उस केस की सुनवाई रुकी रहती है। और उस दौरान केस के आरोपी का क्या होता है? वो तो मतलब बीच में ही लटक गया। हाँ, कानून इसका भी ध्यान रखता है। निचली अदालत के पास विकल्प होता है कि या तो वो आरोपी को जमानत पर रिहा कर दे या फिर उसे जेल भेज दे, ताकि जब हाईकोर्ट का जवाब आए तो सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है। और जब हाईकोर्ट अपना फैसला दे देता है तो वो फैसला निचली अदालत पर बाध्यकारी होता है। निचली अदालत को उसी के हिसाब से केस का निपटारा करना होता है। तो कुल मिलाकर निर्देश ये पक्का करता है कि कानून की व्याख्या पूरे राज्य में एक समान हो और निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाएं। बिल्कुल, ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला एक सवाल है जो हमारे न्यायिक ढांचे की मजबूती को दिखाता है। तो ये तो हुई बात जब निचली अदालत खुद उलझन में है और मार्गदर्शन मांग रही है। लेकिन क्या होता है जब ऊपरी अदालत को खुद लगता है कि नीचे कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब उसे हस्तक्षेप करना चाहिए? यहीं से पुनरीक्षण का खेल शुरू होता है ना? हाँ, और ये एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। पुनरीक्षण या रिवीजन ऊपरी अदालत का वो अधिकार है जिससे वो अपने नीचे की किसी भी क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई के रिकॉर्ड्स को मंगाकर जांच सकती है। और इस जांच का मकसद क्या होता है? क्या वो पूरे केस को दोबारा सुनते हैं? नहीं, ये अपील की तरह पूरे केस की दोबारा सुनवाई नहीं है। यहाँ मकसद 3 चीजें जांचना है। क्या निचली अदालत का फैसला सही था, मतलब करेक्ट, ओके, कानूनी था, मतलब लीगल, और उचित था, मतलब प्रॉपर, और क्या कार्यवाही के दौरान प्रक्रिया का पालन ठीक से हुआ। रिकॉर्ड मंगाते समय ऊपरी अदालत सजा पर रोक लगा सकती है और अगर आरोपी जेल में है तो उसे जमानत भी दे सकती है। ये उचित शब्द बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ कानूनी गलती नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि फैसला न्याय संगत था या नहीं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी। मान लीजिए किसी अपराध के लिए कानून में 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। निचली अदालत ने कानून के हिसाब से 1 साल की सजा दी, तो ये कानूनी तो है। सही है। लेकिन अगर अपराध बहुत गंभीर था तो ऊपरी अदालत कह सकती है कि ये सजा उचित नहीं है, ये बहुत कम है।
तो पुनरीक्षण का दायरा सिर्फ कानूनी नुक्ते तक सीमित नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति पर कुछ लगाम तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर छोटे मोटे फैसले को कोई भी वकील ऊपरी अदालत में जाके चैलेंज कर दे। इससे तो अदालतों में केसों का अंबार लग जाएगा। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और कानून बनाने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। पुनरीक्षण की शक्तियों पर कुछ बहुत जरूरी सीमाएं हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीमा है अंतर्वर्ती आदेशों पर रोक। अंतर्वर्ती आदेश यानी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इसका क्या मतलब हुआ? जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है केस के दौरान दिए गए वो छोटे छोटे आदेश जो केस का अंतिम फैसला नहीं करते। जैसे सुनवाई की अगली तारीख तय करना, किसी गवाह को बुलाने का आदेश देना या मना करना। अब सोचिए, अगर हर ऐसे आदेश के खिलाफ लोग हाईकोर्ट जाने लगे तो मुख्य केस कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। सही बात है। सालों साल केस बस इन्हीं छोटी मोटी बातों में उलझा रहेगा। समझ गया। तो ये एक तरह का फिल्टर है ताकि ऊपरी अदालतों का समय बर्बाद ना हो और मुकदमों में बेवजह की देरी को रोका जा सके। न्याय में देरी न्याय से इनकार है, इसी सिद्धांत को ये प्रावधान मजबूत करता है। एकदम सही। अब आते हैं दूसरी बड़ी सीमा पर, और ये अभियुक्त के अधिकारों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छा, वो भी? पुनरीक्षण की शक्ति का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट किसी बरी हुए व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता। क्या बात है। जी, यानी अगर निचली अदालत ने किसी को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया है, तो आप पुनरीक्षण में जाकर उस फैसले को दोषी में नहीं बदलवा सकते। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे हमारे न्याय शास्त्र का एक मूल सिद्धांत है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरकर बरी हुआ है, तो उसे दोषी ठहराने के लिए एक बहुत मजबूत प्रक्रिया चाहिए, जो कि अपील है, जहां सरकार खुद अपील करती है। पुनरीक्षण जैसी सीमित शक्ति का इस्तेमाल किसी की स्वतंत्रता छीनने के लिए नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और कोई तीसरी सीमा भी है? और देता था, लेकिन आपने समय रहते अपील नहीं की, तो आप बाद में उसी मामले को लेकर पुनरीक्षण के लिए नहीं आ सकते। अच्छा, मतलब आप पुनरीक्षण को अपील के विकल्प या बैकडोर एंट्री की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। दोनों अलग अलग रास्ते हैं और दोनों के मकसद भी अलग हैं। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए वकील से कोई गलती हो गई, उन्हें लगा कि इस मामले में अपील नहीं हो सकती, इसलिए वो पुनरीक्षण के लिए हाईकोर्ट चले गए। बाद में पता चला कि अरे, इसमें तो अपील हो सकती थी। तो क्या अब उस व्यक्ति के लिए सारे रास्ते बंद हो गए? ये एक बेहतरीन सवाल है, और हमारा कानून यहाँ बहुत व्यावहारिक और कह सकते हैं न्यायप्रिय हो जाता है। कैसे? कानून कहता है कि अगर ऐसी कोई गलती हुई है और किसी ने नेक नियति से पुनरीक्षण का आवेदन कर दिया है, तो हाईकोर्ट अगर जरूरी समझे तो उस पुनरीक्षण के आवेदन को अपील मानकर सुन सकता है। अरे वाह, मतलब कानून ये समझता है कि वकीलों से भी प्रक्रियात्मक गलती हो सकती है और न्याय का रास्ता किसी छोटी सी भूल की वजह से बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रक्रिया से ज्यादा न्याय को महत्व दिया गया है। बिल्कुल, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब एक और दिलचस्प स्थिति पर आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत के फैसले में गड़बड़ी है, तो वो पुनरीक्षण के लिए कहाँ जा सकता है? उसके पास दो विकल्प होते हैं, सत्र न्यायाधीश मतलब सेशंस जज जी, या सीधे हाई कोर्ट। सही। तो क्या वो दोनों जगह अपनी अर्जी लगा सकता है? पहले सेशन कोर्ट में कोशिश की, वहां हार गए तो हाई कोर्ट चले गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसे फोरम शॉपिंग कहते हैं और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आपको एक चुनना होगा। ओके। अगर आप सेशन कोर्ट चले गए तो वहां का जो भी फैसला होगा वो अंतिम माना जाएगा। आप उसी मामले को लेकर फिर हाई कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, उस फैसले के खिलाफ संविधान के तहत रिट याचिका में हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला रह सकता है, पर वो एक अलग और असाधारण प्रक्रिया है। मैं एक और केस की कल्पना कर रहा हूँ। एक ही मामले में दो लोगों को सजा हुई, एक दोषी पुनरीक्षण के लिए सेशन कोर्ट चला गया और दूसरा सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। अब अगर दोनों अदालतें अलग अलग फैसला दे दें तो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कानून ने इसके बारे में भी सोचा है? जी हाँ, कानून ने इस उलझन का भी हल निकाला है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को ये तय करने का अधिकार है कि इन सभी अर्जियों की सुनवाई कौन करेगा। हाई कोर्ट या तो सारे मामले अपने पास मंगा सकता है या फिर सभी को सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट को भेज सकता है।
ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पक्षकारों के लिए क्या सुविधाजनक है और मामले में कोई बड़ा कानूनी सवाल तो शामिल नहीं है। ताकि कोई विरोधाभासी फैसला ना आए। बिल्कुल, इससे परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना खत्म हो जाती है। देखिए, एक आखिरी सवाल प्रक्रिया को लेकर। जब ऊपरी अदालत में पुनरीक्षण की सुनवाई होती है, तो क्या दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है? देखिए, यहाँ एक बारीक सा फर्क है। कानून ये नहीं कहता कि आपको सुने जाने का अधिकार है। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा। हालांकि व्यवहार में अदालतें लगभग हमेशा ही दोनों पक्षों को सुनती हैं, खासकर जब वो किसी के खिलाफ कोई आदेश देने वाली हों। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह एक अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। और जब ऊपरी अदालत अपना फैसला दे देती है, तो उसका क्या होता है? वो अपने फैसले की एक प्रमाणित कॉपी निचली अदालत को भेज देती है और निचली अदालत का ये कर्तव्य है कि वो उस फैसले का पालन करे और अपने रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव करे। इससे न्यायिक अनुशासन और पदानुक्रम बना रहता है। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 32 को परत दर परत खोला। हमने समझा कि कैसे निर्देश एक तरह का प्रश्नकाल है, जहां निचली अदालत मार्गदर्शन मांगती है, और पुनरीक्षण एक तरह का ऑडिट है, जहां ऊपरी अदालत न्याय के मानकों की जांच करती है। संक्षेप में, निर्देश एक जरूरत है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जबकि पुनरीक्षण एक निगरानी है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये दोनों प्रक्रियाएं सिर्फ तकनीकी नियम नहीं है, बल्कि ये वो धमनियों और नसें हैं जो हमारे पूरे न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और निरंतरता का संचार करती हैं। सही कहा। ये सुनिश्चित करती हैं कि न्याय न केवल हो, बल्कि कानून के अनुसार और एक रूपता के साथ हो। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि हाईकोर्ट पुनरीक्षण में किसी को बरी करने के फैसले को दोष सिद्धि में नहीं बदल सकता, जो अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कवच है। जी। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति हो सकती है, मान लीजिए कि बरी करने का फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से हासिल किया गया हो, जहां ये सीमा न्याय के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखी जा सकती है। क्या ऐसे मामलों के लिए कोई और रास्ता होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।